तो दोस्तों आज आपका केमिस्ट्री का लास्ट सेट है। जी हाँ दोस्तों, आज जो सेट चल रहा है 26 यानी 26वां सेट, ये केमिस्ट्री का लास्ट सेट है। इसके बाद आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे कोई नया सेट। तो दोस्त आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या सेट चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है दोस्त, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर चलेगा, या दूसरा आपका जो है ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों से मिक्स सेट चला दें। दो ऑप्शन है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है दोस्त कि आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से तीनों का मिक्स सेट पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है तो दोस्त इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों चलेगा सेट। 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के हम आपको सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ध्यान रखिए, एनसीईआरटी अगर एग्जाम्पलर पढ़ लेते हैं तो दोस्त जो भी रेलवे में आपका क्वेश्चन सेट किया जाता है इसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही किया जाता है। अगर इसको कमांड कर लीजिएगा तो दोस्त इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी तक तो हम आपको वो सेट प्रोवाइड करा रहे थे जो रेलवे में पूछे गए थे, तो वो मैंने आपको चैप्टर वाइज और आपका सब्जेक्ट वाइज मैंने प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें आपको फिजिक्स से 800 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराया था जिसमें 40 सेट था। बायोलॉजी से आपको मैंने 35 सेट यानी 700 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया, और केमिस्ट्री से अभी ये 26वां सेट यानी कि देख लिया जाए तो 520 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा दिया। तो टोटल अगर देख लिया जाए तो कितना हो गया, 15 2000 के 20 क्वेश्चन के आसपास में मैंने आपको क्या किया, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको चला दें या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से मिक्स सेट चला दें। एनसीईआरटी बेस्ट होगा आपके लिए। तो मेरा ओपिनियन अगर है देखा जाए तो दोस्त एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर आ जाए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी डिसाइड करना है। फटाफट कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या पढ़ा जाए, वही हम सेट आपके सामने लेकर के आएंगे और चलाएंगे। ठीक है, अब बाकी जो पढ़ा दिए हैं उसका भी पीडीएफ बहुत जल्द ही टेलीग्राम पे आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, और जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि आज ही भर तक लिंक एक्टिव है। कल फिर एक नया लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, एक नया सेट जो है आपको टेस्ट का दिया जाएगा। इसलिए टेस्ट को भी मिस मत कीजिए, टेस्ट को भी दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या कि 26 जो 26वां सेट है केमिस्ट्री का, उसे पढ़ करके उसे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग एक नई शुरुआत कल से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्त क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दे दिया कि पुरानी किताबों के पन्नों में, ठीक है, क्या होता है कि भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ, अगर आपके घर में 10 साल 5 साल अगर पुराना बुक होगा तो देखिए होइएगा या खरीदे होंगे तो उस समय क्या कलर था और अब क्या कलर हो गया है। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो येलो होते होते क्या होता है कि वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है। ध्यान रखिए, पहला इसमें आपको क्या कह रहा है कि निछालन कहते हैं, दूसरा कहता है कि फॉक्सिंग कहते हैं, तीसरा कहता है कि काल प्रभावन कहते हैं, या चौथा इसमें कह रहा है आपको कि बभ्रुकरण कहते हैं। दोस्त क्या कहते हैं, किताबों में जो ब्राउन कलर भूरे रंग की जो प्रक्रिया हो जाती है बहुत कुछ समय बाद, वो क्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसे फॉक्सिंग कहते हैं। जी हाँ दोस्त, अगर मान लीजिए कि अभी आप किताब खरीदे हुए हैं, कुछ साल के बाद 5 साल के बाद 6 साल के बाद 7 साल के बाद आप देखिएगा धीरे धीरे उसका कलर जो है येलो से ब्राउन कलर होता हुआ चला जाएगा, या पुराने जमाने का आप निकाल लीजिएगा ब्राउन कलर होगा, वही फॉक्सिंग की वजह से होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है आइस वाश का घटक है। आइस वाश मतलब कि आंखों को वाश करने के लिए इसमें से कौन सा एसिड जो है वो घटक है, ये कहा जाता है। जैसे कि आपकी मान लीजिए कि आंखों में क्या होता है, कभी कभी जलन महसूस हो जाता है या आंखों में कुछ समस्याएं होती है, तो आप क्या करते हैं कि डॉक्टर के यहां जाते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करता है आपको, तो एक ड्रॉप्स देता है। उस ड्रॉप्स में कौन सा अम्ल होता है, एसिड होता है, ये जानना है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला इसमें कहता है कि एसिटिक एसिड होता है, दूसरा कहता है कि बोरिक एसिड होता है, तीसरा नंबर आपको कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, चौथा इसमें कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। दोस्त उसमें होता क्या है आइस वॉश वाले ड्रॉप्स में, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि बोरिक एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है, बोरिक एसिड। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि उर्वरक के थैले, जब आप क्या होते हैं कि मार्केटों में खाद के बोरे जाते हैं खरीदने के लिए, उर्वरक जाते हैं खरीदने के लिए, तो उसके बोरे पर जो है प्रिंट रहता है, लिखा हुआ क्या रहता है, एनपीके लिखा होता है। उस एनपीके का मतलब होता क्या है ये जान लीजिए। तो उर्वरक जब भी खरीदने जाते हैं उस पे एनपीके का मतलब जान लीजिए क्या लिखा होता है। ध्यान लीजिए, एन से क्या होता है कि नाइट्रोजन होता है, पी से क्या होता है कि फास्फोरस होता है, और के से पोटेशियम होता है। मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन चीज होता है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जान लीजिए कि इससे कभी कभी आपको क्या होगा कि पूछ देगा इसका रेशियो भी, एनपीके का कभी कभी आपको रेशियो पूछ देगा, और बोरा पे जो उर्वरक का जो थैली होता है उस पे भी रेशियो लिखा होता है, ध्यान से देखिएगा। तो एनपीके का जो रेशियो होता है, मतलब कि नाइट्रोजन और आपका फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो जो होता है, ये 12:32:16 के रेशियो में होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आपसे रेशियो भी पूछा जा सके, इसलिए हमें रेशियो ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि उस गैस का नाम बताइए, उस गैस का नाम बताइए जो क्या कह रहा है कि विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। अब समझिए ना, ये आपका विक टाइप लाइटर कह दिया तो सीधा जान लीजिए कि लाइटर। अब कौन से लाइटर, गैस वाले लाइटर, चूल्हा में जो जलाते हैं वो लाइटर, या सिगरेट जलाते हैं वो वाली लाइटर। ध्यान रखिए कौन सी लाइटर की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, गैस चूल्हे में जो लाइटर मारते हैं उसमें गैस नहीं होता है, उसमें गैस नहीं होता है। होता किसमें, तो जो सिगरेट विगरेट लोग पीते हैं वो वाले लाइटर में गैस होता है। तो उसी लाइटर की बात कर रहा है, ठीक है। वो विक टाइपर लाइट होता है, ध्यान रखिएगा। उसमें कौन सी गैस भरी होती है ये कह रहा है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस क्या होता है कि उसमें भरी होती है, खत्म हो जाता है तो आप जाकर के सिलेंडर जो गैस उस भरता है उसके दुकान पे आप जाकर के भरवा सकते हैं ब्यूटेन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है कि अस्पतालों से जो कचरे निकलते हैं उसको निपटारण करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है इसमें। जी हाँ, आसपास में अगर आपके अस्पताल होंगे, हॉस्पिटल होंगे, तो उससे क्या होते हैं कि बहुत सारे जैविक कचरे निकलते हैं, ठीक है। तो उसको निपटारण करने के लिए इसमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। ध्यान रखिए क्या किया जाता है उसको, कि उसे जो है गड्ढे में भर दिया जाता है, ये किया जाता है, उसका अपघटन किया जाता है, या तीसरा कहता है उसमें भस्मीकरण करते हैं या उसको जला देते हैं, क्या करते हैं दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, अस्पतालों से यानी हॉस्पिटल से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जो भी जो है कचरे होते हैं, उसको निपटारण करने के लिए दोस्त भस्मीकरण का उपयोग किया जाता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, भस्मीकरण। भस्मीकरण कहने का मतलब क्या होता है कि दोस्त उसका दहन किया जाता है, दहन किया जाता है, दहन करके उसको क्या किया जाता है कि जैविक कचरे जो होता है उसको निपटारा किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि थाल भारी पानी संयंत्र, थाल भारी पानी संयंत्र यानी कि थाल हेवी वाटर प्लांट कब शुरू हुआ था। जी हाँ, कब शुरू हुआ था ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर कहता है कि 1989 में, या 1990 में शुरू हुआ था, या 1987 में शुरू हुआ था, या 1988 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था ध्यान रखिए। आपको पहले हम बता देते हैं कि थाल हेवी वाटर प्लांट जो है दोस्त वो है क्या, पहले तो ये जान लीजिए। तो वो क्या है आपको हम बताते हैं कि थाल हेवी वाटर प्लांट, नाम से ही पता चलता है कि वो वाटर प्लांट है, लेकिन यह क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक विनिमय आधारित कहिए कि एक प्रक्रिया है, वो एक प्लांट है जिसमें अमोनियम हाइड्रोजन का क्या होता है कि उसमें क्रिया किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है ध्यान रखिए, ये महाराष्ट्र के रायगढ़ के थाल जिले में ये स्थित है, इसलिए थाल जिले के नाम पे ही इसका क्या किया गया है कि थाल हेवी वाटर प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये कब शुरुआत हुई थी, 1987 में शुरुआत हुई थी। ये क्या है, थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1987। तो इसको ध्यान में रखिएगा, थाल हेवी वाटर प्लांट को पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि ज्वाला के तीन भाग होते हैं। सभी जानते हैं कि ज्वाला के तीन भाग होते हैं, आंतरिक भाग होते हैं, मध्य भाग होते हैं और बाहरी भाग होते हैं। तीन भाग होता है। उसमें कह रहा है कि आंतरिक भाग जो होता है वो काला क्यों होता है, ठीक है, वो काला क्यों होता है। ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं। आंतरिक भाग काला इसलिए होता है दोस्त क्योंकि अंदर में क्या होता है कि उस कार्बन जो होता है वो कम जलता है, जिसके वजह से काला होता है। सबसे अंदर वाली भाग जो होता है उसका टेम्परेचर भी
कम होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मध्य भाग का टेम्परेचर आंतरिक भाग से टेम्परेचर से ज्यादा होता है, मतलब उसमें कार्बन की जो जलता है वो आंतरिक भाग से ज्यादा जलता है, इसलिए ऊष्मीय मान उसका ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो होता है वो बाहरी भाग में होता है। बाहरी भाग में पूरी तरह से कार्बन जलता है और अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा माचिस की तिल्ली को अगर आप जल रहा है कोई ज्वाला तो उसको बाहर रखिएगा, तुरंत जल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मोमबत्ती ही है, उसको बाहर माचिस की तिल्ली लाइएगा, तुरंत जल जाएगा। लेकिन उसी माचिस की तिल्ली को मोमबत्ती के लौ में अगर अंदर डायरेक्ट रखिएगा तो पहले आपका माचिस का तिल्ली बाहरी वाला भाग जलेगा और वो तिल्ली का जो भाग होता है वो अंदर वाला वो बाद में जलेगा। तो सबसे अधिक उष्मा जो होता है वो बाहरी में होता है और सबसे गर्म वाला भाग ही बाहरी होता है, क्योंकि उसमें कार्बन का पूर्ण रूप से दहन होता है। तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, ये सेकेंड नंबर, क्योंकि अर्ध जले क्या होता है, कार्बन की उपस्थिति होता है सबसे आंतरिक भाग में, इसलिए क्या होता है कि वो काला होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, जिस तरह से बता दिए हो सकता है कि आपको पूछ दे कि सबसे उष्मीय मान अधिक किसका होता है लौ में, तो बाहरी भाग का होता है, सबसे कम आंतरिक भाग का होता है, मध्य भाग में आंतरिक से थोड़ा ज्यादा होता है, बाहरी भाग से थोड़ा कम होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है आचार के लिए। जान लीजिए, अगर आचार के लिए अच्छा परीक्षण कहता है तो दोस्त ध्यान रखिएगा, इसमें हम सोडियम बेंजोएट का मार देते हैं। सोडियम बेंजोएट जो है सबसे बेस्ट आचार के लिए क्या होता है, परीक्षक के रूप में काम करता है। लेकिन इसमें परीक्षक के रूप में काम नहीं करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन पहला देख लीजिए। ऑप्शन इसमें कह रहा है कि नमक। तो दोस्त जब भी अचार बनाते हैं नमक तो डालते ही हैं, तो नमक अच्छा परीक्षक के रूप में होता है। दूसरा ध्यान रखिए, दूसरा नंबर कह रहा है सोडियम मेटा जो है बाइसल्फेट, ये भी काम करता है। तीसरा नंबर कहता है कि सोडियम बेंजोएट, ये तो सबसे अच्छा काम करता है। चौथा कहता है कि काली मिर्च। दोस्त ये ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा कि काली मिर्च जो है क्या कि परीक्षक के रूप में काम नहीं करता है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे दोस्त आपको लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि सीन गैस मुख्यतः डैश का मिश्रण होता है। जी हाँ, सीन गैस किसका मिश्रण होता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको क्या कहता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, या दूसरा नंबर आपको कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, या तीसरा कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, चौथा इसमें कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर का मिश्रण होता है। दोस्त सीन गैस किसका मिश्रण होता है ये बताना है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं सीन गैस मेन जो होता है ये थर्ड नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अब समझ लीजिए सीन गैस का इस्तेमाल कहां होता है, तो बिजली के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है सीन गैस का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। जी हाँ, शुद्ध अगर कार्बन है तो उसको हीरा बनाया जा सकता है, लेकिन कैसे बनाया जा सकता है ये इसमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला देख लीजिए, कहता है कि उसको अत्यधिक दाब पर और निम्न ताप पर जो है संश्लेषित करके हीरा बना सकते हैं, या दूसरा नंबर इसमें आपको क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि बहुत निम्न दाब पर और उच्च ताप पर करके संश्लेषित करके हीरा बना सकते हैं, या तीसरा नंबर इसमें आपको क्या कह रहा है कि अत्यधिक उच्च ताप और अत्यधिक उच्च दाब है और उच्च ताप पर जो है संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है, और इसमें चौथा इसमें कह रहा है कि बहुत निम्न और निम्न दाब और निम्न ताप पर क्या है संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। ध्यान रखिए, अगर आपके पास दोस्त शुद्ध कार्बन है तो आप उसको हीरा बना सकते हैं। कैसे बनेगा, ध्यान रखिए, उच्च दाब और उच्च ताप पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन से विलयनों में शुद्ध विद्युत का चालन नहीं होता है। जी हाँ, शुद्ध विद्युत का चालन नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, इसमें ऑप्शन में आपको हम बता देते हैं कि अम्ल और क्षार ये दोनों में क्या होता है कि विद्युत का चालन होता है। ध्यान रखिएगा, अम्ल और क्षार में, तो इसमें तो होगा ही। ध्यान रखिएगा, इसमें सेकेंड नंबर देखिए अम्ल और क्षार नहीं है, मतलब इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए अल्कोहल दे दिया, अम्ल दे दिया, तो अम्ल तो है, ये है, इसमें भी होगा। चौथा देख लीजिए, चौथा इसमें कर रहा है ग्लूकोज और क्षार, क्षार दे दिया, क्षार में भी होगा, इसमें नहीं होगा। सेकेंड नंबर में अल्कोहल और ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या होता है कि विद्युत का चालन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा के पोषक तत्व, जैसे आपको बता दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने के समृद्ध जो है पाए जाते हैं। चूने मतलब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, किस मिट्टी में पाए जाते हैं ये इसमें बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें पहला कह रहा है आपको कि काली मिट्टी, दूसरा नंबर कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी, तीसरा कह रहा है कि लाल मृदा मतलब मिट्टी ही है, चौथा इसमें कह रहा है कि पीली मृदा। मतलब किसमें जो होती है आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और एल्युमिनियम, ये सब जो है पर्याप्त मात्रा कहां पाया जाता है दोस्त? इस काली मिट्टी में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। किसमें? काली मिट्टी में। अब ध्यान रखिए, काली मिट्टी को आपको दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं या रेगूर मृदा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी और या रेगूर मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, या सबसे ज्यादा कह सकते हैं कपास की उपज जो होती है वो काली मिट्टी में ही होती है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कपास की कहेगा खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि भारी जल शब्द जो है इसमें से किससे संबंधित है? तो भारी जल का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? नाभिकीय शक्ति संयंत्र में करते हैं, पता है ना, DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड का करते हैं। ठीक है, कहां पे करते हैं? तो नाभिकीय संयंत्र में करते हैं। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र में हम क्या करते हैं? भारी जल का उपयोग करते हैं। D2O जो होता है सो, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि सोडा वाटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिली होती है या पाई जाती है? सोडा वाटर में इसमें से कौन सी गैस होती है? पहला कहता है इसमें कि फ्रियोन गैस होती है, दूसरा कहता है हाइड्रोजन होती है, तीसरा नंबर आपको कहता है कि नाइट्रोजन होती है, या चौथा कहता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोस्त सोडा वाटर में होता क्या है? ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि सोडा वाटर में जो होता है ना दोस्त, ये फोर्थ नंबर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है? गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है मतलब नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और गैर नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, चाहे अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। नवीकरणीय, नवीकरण मतलब नया बनाया जा सकता है। नवीकरणीय, समझिए इस चीज को, नवीकरणीय, नए बनाए जा सकते हैं। तो वैसा संसाधन जिसको पुनः दोबारा क्या हो सकता है कि अगर खत्म भी हो जाए तो उसको पुनः निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको हम बता देते हैं कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ये सब क्या है कि बनाए जा सकते हैं, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि गैर नवीकरणीय मतलब नवीकरणीय ऊर्जा ये होगा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है, अब समझिए इस चीज को कि अनवीकरणीय ऊर्जा कौन होता है? जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं? जिसको पुनः नहीं बनाया जा सकता है, जिसको बनाने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी को बनने में क्या होता है दोस्त? हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ये सब क्या है कि आपका गैर नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन, इसको दोबारा निर्माण करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अगर एक बार धरती पर ये खत्म हो जाए तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि मैडम क्यूरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त किया था? जी हाँ, मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उनको हम बता देते हैं आपको कि उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप समझ लीजिए, आपको हम बता देते हैं कि ये मैडम क्यूरी जो है ये विश्व का यानी वर्ल्ड का पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिसे दो फील्ड में, दो क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिए, पहला बार जो दिया गया था इनको वो भौतिक के क्षेत्र में 1903 में दिया गया था। किसकी खोज में? तो इसको रेडियो एक्टिविटी के खोज में मैडम क्यूरी को दिया गया था। दूसरी बार कब दिया गया था? तो वो केमिस्ट्री में दिया गया था, रेडियम की खोज में, रेडियम की शुद्धिकरण में कहिए और पोलोनियम की खोज में दिया गया था। कब दिया गया था? 1911 में। यही एक पहला, विश्व के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें दो फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। अभी तक ऐसा कोई भी वैज्ञानिक नहीं है जिसे दो फील्ड में एक बार जो है आपको
जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया हो। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि धन आदेशित आयन को क्या कहा जाता है। बच्चों वाली सवाल है, सब जानते हैं कि धन अगर आवेश होता है तो उसको धनायन कहते हैं, ऋण आवेश होता है तो उसको ऋणायन कहते हैं। ठीक है, एनटीपीसी में 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया है, तो क्या कहेंगे, धन आवेश आयन होगा उसको धन आयन कहेंगे। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, धन आयन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या हो सकता है। विसरण के द्वारा क्या हो सकता है, विसरण एक प्रक्रिया है, विसरण के द्वारा क्या हो सकता है। पहला नंबर देखिए, कहता है कि जीव जो है सांस ले सकते हैं, क्या ये हो सकता है। दूसरा नंबर इसमें कहता है कि ऑक्सीजन पूरी WBC में जा सकती है, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल जो होता है उसमें जा सकती है। या तीसरा नंबर आपको कह रहा है इसमें कि ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। या चौथा इसमें कह रहा है इसमें कि जीवन प्रजनन कर सकती है। दोस्त विसरण होता क्या है, ध्यान रखिए, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ऑक्सीजन जो है, थर्ड नंबर ऑक्सीजन जो है ये प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है विसरण के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि रॉक साल्ट यानी कि सेंधा नमक खनिज का नाम क्या है, खनिज नाम क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सेंधा नमक का खनिज नाम होता क्या है, वैसे नहीं जानते तो आपको बताते हैं। ऐसे जो साधारण नमक होते हैं उनका रासायनिक नाम जान लीजिए कि क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl जो होता है साधारण नमक का सूत्र होता है। लेकिन इसमें खनिज नाम इसमें सेंधा नमक का कह रहा है, रॉक साल्ट का कहता है। आपको देखने में क्या होता है कि ये ब्राउन कलर का होता है, हल्का बैंगनी कलर का होता है, पत्थर की तरह होता है, रॉक साल्ट होता है, जिसको सेंधा नमक के नाम से जानते हैं। तो ये इसका जो है खनिज नाम है क्या। पहला देखिए, पहला कह रहा है इसमें कि क्या ये सीडेराइट इसका खनिज नाम है, या दूसरा इसमें कह रहा है कि लिमोनाइट है, या तीसरा कहता है हेमेटाइट है, या चौथा इसमें कह रहा है कि हेलालाइट है। क्या है दोस्त, हेलालाइट ही है। क्या है, हेलालाइट। तो ये क्या होगा कि फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ध्यान रखिए कि हेलाइट इसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम इसका, रासायनिक नाम क्या है, रॉक साल्ट का हेलाइट सोडियम क्लोराइड। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है दोस्त कि क्वांटम नंबर होते हैं, तो क्वांटम नंबर होते क्या है ये बताना है आपको। ध्यान रखिए, पहला इसमें क्या कह रहा है आपको कि ज्योमेट्रिक मूल्य होता है, या तार्किक मूल्य होता है, या तीसरा आपको कह रहा है कि अंकिक मूल्य होता है, या चौथा इसमें आपको कह रहा है दोस्त कि संख्यात्मक मूल्य होता है। होता क्या है क्वांटम नंबर, ध्यान रखिएगा दोस्त, क्वांटम नंबर जो होते हैं ये संख्यात्मक मूल्य होते हैं। फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, संख्यात्मक मूल्य। अब ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला मुख्य क्वांटम नंबर होता है जिसको n से सूचित करते हैं। दूसरा आपको बताते हैं द्विगेंसी क्वांटम नंबर होता है जिसको 1 से सूचित करते हैं, 1 होता है। उसके बाद चुंबकीय क्वांटम नंबर जिसको m से सूचित करते हैं, और चक्रण, चौथा चक्रण क्वांटम नंबर होता है जिसको s से सूचित करते हैं। तो ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त, ये है अपना 20वां और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री को टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज जो चल रही थी, वैसे जब चलेगी तो केमिस्ट्री तो आएगी ही ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही हमें। तो चलिए इसमें आप 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां नंबर इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक तत्व का नाम और डैश होता है। जी हाँ, प्रत्येक तत्व का तो नाम होता है, प्लस उसके साथ होता क्या है ये बताना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, पहला नंबर इसमें कह रहा है कि प्रत्येक तत्व का नाम और क्या होता है कि एक अद्वितीय आकृति होती है, क्या ये होता है। या दूसरा कह रहा है कि अद्वितीय रंग होता है। या तीसरा आपको कह रहा है कि अद्वितीय भौतिक जो है प्रतीक होता है। या चौथा इसमें कह रहा है कि अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक रासायनिक प्रतीक होता है, एक रासायनिक चिन्ह होता है। प्रत्येक तत्व का एक नाम होता है, जिससे कि मान लिया कि सोडियम हो गया, सोडियम एक तत्व है, तो सोडियम का नाम होता है, जिसको नाइट्रेडियम जो है लैटिन नाम से लिया गया है। तो सोडियम का एक तत्व का नाम है, जैसे सोडियम नाम हो गया ना। अब उसका एक प्रतीक है Na होता है, रासायनिक प्रतीक होता है Na। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रत्येक तत्व का एक रासायनिक नाम और एक जो प्रतीक रासायनिक प्रतीक होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो दोस्त ये रहा अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका केमिस्ट्री बाय बाय टाटा सी यू हो चुका है। इसके बाद हम लोग अगर चलेंगे, आप लोगों के कमेंट पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों का मिक्स क्वेश्चन लाना चाहिए, या एनसीईआरटी का
6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन चलाना चाहिए या क्या चलाना चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और अब तहलका मचेगा क्योंकि अब शुरू होगा मेन खेल। यहीं से ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी अगर एग्जाम्पलर पढ़िएगा तब से मेन खेल होगा, या आप तीनों का मिक्स पढ़िए तब से होगा। तो दोस्त आपके लिए ये बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसलिए दोस्त क्या कीजिए, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्त फटाफट कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि हम लेके आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जिससे चॉइस कीजिएगा उससे, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे मिस मत कीजिएगा। चलिए, जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त फटाफट टेस्ट दे लीजिए, आज ही तक लिंक एक्टिव ही है, नहीं तो डीएक्टिव हो जाएगा तो फिर टेस्ट से वंचित हो जाइएगा, फिर पछताते रह जाइएगा, ठीक है। इसलिए टेस्ट मत मिस करिए। चलिए, तो फटाफट कमेंट कर लीजिए और फिर मिलते हैं हम, जो आप लोगों का कमेंट होगा उस पर डिसाइड करके एक नए सेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए शुरुआत के साथ। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।